हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सीरीज़ को समाप्त करने वाले हैं और उसका आज फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा में जितने भी प्रश्न, जितने भी पॉइंट से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी को डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। और ये जो टॉपिक लिया गया है दोस्तों, ये एस.के. झा सर के द्वारा लिखा गया बुक है दोस्तों। सामान्य विज्ञान के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध सर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फ़िलहाल शुरू करते हैं। और ये दोस्तों आपको बता दें कि चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको यूनिट एंड डायमेंशन से प्रश्न इसके बाद नहीं छूटने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते किसे हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि भौतिक राशियां पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है और उसकी मापों को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे में क्या है, संवेग है, आवेग है, बल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं, यानी कि मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मानक मापन की इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कौन कौन से दो राशियों की आवश्यकता होती है, तो देखिए संख्यात्मक मान होना चाहिए, या तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में है कि 2 kg लिखा हुआ है, तो kg हमारा क्या है, मात्रक है, और 2 जो है हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है। जैसे में अगर हम 5 kg लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, तो kg हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया, और 5 क्या हो गया, हमारा संख्यात्मक मान हो गया। ठीक है, अगर हम लिख दें 5 पाउंड, ठीक है 5 पाउंड लिख दें, तो पाउंड हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये मात्रक हो गया, और 5 हमारा क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखें कि 5 मीटर, ठीक है लिख दिए क्या, 5 मीटर, तो मीटर हमारा क्या हो गया दोस्तों, मात्रक हो गया, और 5 हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे मात्रक या मापन की पद्धतियाँ। तो सबसे प्रारंभ में दोस्तों अगर बात करें कुछ समय पहले की, तो भौतिक राशियों की मापने की जो है मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कितने पद्धतियाँ दोस्तों, तो 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। वो कौन कौन सा पद्धतियाँ हैं दोस्तों, तो मापन मेजरमेंट के जो मेथड थे, यानी पद्धति जो थे 3 कौन कौन थे, तो एक तो CGS पद्धति था, FPS पद्धति और MKS पद्धति। यानी 3 पद्धति कौन कौन से दोस्तों, CGS, FPS और MKS। CGS का मतलब क्या होता है, FPS का मतलब क्या होता है, MKS का मतलब क्या होता है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। CGS का मतलब है दोस्तों, C से का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम हो गया, इसका मतलब सेकंड हो गया। यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो यूनिट को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं, या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से अगर हम FPS की बात करें तो F का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, फुट है, P का मतलब पाउंड है, और इसका मतलब सेकंड है, यानी फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड इसको हम कहते हैं। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा FPS, MKS, CGS। तो ऑप्शन में क्या लगाना है, FPS लगाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। MKS का मतलब क्या है दोस्तों, तो MKS का मतलब होगा, M का मतलब है यहाँ पे मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब क्या है, सेकंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मीटर आ गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कैसे नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि एक बार क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जैसे कि आप ये समझिए कि पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ केजी चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ का यूनिट अलग अलग है, और यहाँ से कोई सामान भेजना हो और वहाँ का यूनिट अलग है, तो हम सामान मान के चलिए यहाँ पे 5 kg भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उसके यूनिट अलग है, तो क्या हो जाएगा, उसके सामान में जो वजन है दोस्तों वहाँ पे घट जा सकता है। तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
ठीक है। और उसमें मापतौल अधिवेशन में क्या हुआ कि एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति को मान्यता मिलने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे अगर वजन को केजी में तौल रहे हैं दोस्तों, तो दूसरे देशों में भी क्या होगा, उसे केजी में ही मापा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है मापतौल लेन देन में विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एसआई को मान्यता मिला कहाँ दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो सम्मेलन हुआ 1971 ईस्वी में, उसमें एसआई मात्रा को मानक मात्रा के रूप में मान्यता मिला। तो अब देखिए एसआई मात्रा को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। दो वर्गों में मात्रा बांटते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, पहला तो होता है आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट इसको कहते हैं, दूसरा होता है पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो हम देखिए दोस्तों कि आधारी मात्रक की जो संख्या होती है 7 होती है, और अगर हम बात करें कि पूरक मात्रक जो होती है इसकी संख्या 2 होती है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं। तो बेसिक यूनिट 7 कौन कौन से हैं दोस्तों, इसको हम समझते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, लेंथ है, ठीक है। क्या है, लेंथ है। उसके बाद लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसका संकेत क्या होता है, तो एम से, इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, और इसके बीमा के रूप में हम एल इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर है द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, और इसको केजी में मापते हैं, मात्रक हो गया। और इसका शॉर्ट में क्या है, संकेत क्या है, केजी लिखते हैं, और कैपिटल एम में इसको बीमा लिखते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, और एस और कैपिटल सी से क्या करते हैं, इसको बीमा में प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से तापमान है, तापमान कैरेंट हो गया, फिर केल्विन है, फिर ज्योति तीव्रता है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा है। तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD, और इसको अगर हम बीमा लिखने की बात आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल C से इसको डिनोट करेंगे। उसी तरह से विद्युत धारा की बात करें दोस्तों तो एम्पियर है, और इसको कैपिटल A से क्या करेंगे, बीमा लिखने में प्रदर्शित करेंगे। पदार्थ की मात्रा में क्या है दोस्तों, तो इसको मोल है, शॉर्ट में MOL लिखते हैं, और N कैपिटल N से क्या करते हैं, इसको कि बीमा लिखने में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों कि पूरक मात्रक क्या है, ठीक है। तो पूरक मात्रक जो है दोस्तों, ये इसमें दो, अभी हम जानें कि पूरक मात्रक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है समतल कोण, जिसको हम रेडियन, इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। और दूसरा है ठोस कोण, जिसका यूनिट क्या है, तो स्टेरेडियन है। और समतल कोण को संकेत क्या होता है, RAD से लिख देते हैं शॉर्ट में। और ठोस कोण जो होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, स्टेरेडियन, इसका संकेत है, और इसको हम SR से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर एक पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है कि टाइम जो होता है, समय जो होता है, सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय जो है दोस्तों किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए हम समय को सापेक्षिक राशि नहीं कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है दोस्तों। तो व्युत्पन्न मात्रक हम उसको कहते हैं दोस्तों जो कि आधारी मात्रक से निकल करके आते हैं, यानी कि बेसिक यूनिट से जो निकल करके आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया होगा, इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम व्युत्पन्न मात्रक डिराइव यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब है हमारा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अब हम बात करें दोस्तों कि बीमा कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना है बीमा लिखने के लिए, क्योंकि बीमा से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल का, तो ठीक, क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं। क्षेत्रफल को किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका मीटर, ये जो है हमारा ब्रेथ इसका 2 मीटर है, और इसका लेंथ क्या है, 3 मीटर है। अगर दोनों को निकालना है एरिया, ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो 2 × 3 करेंगे, यानी कि लंबाई को हम किस में मापे हैं, तो मीटर में मापे हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में मापे हैं। तो मीटर × मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। और अभी हम बताए थे दोस्तों कि जो लंबाई होता है, ठीक है, जो लेंथ होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, बीमा के रूप में L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है दोस्तों, तो मीटर को हम मीटर के लिए L करेंगे, और मीटर स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर करेंगे। और बीमा लिखने के लिए क्या होता है कि इसे बड़ी ब्रैकेट से हमें घेर देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बीमा हो गया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे L क्या आया है, स्क्वायर आया है, लेकिन हमें MLT के फॉर्म में लिखा जाता है बीमा। तो M कुछ भी नहीं आया है तो 0 लिख सकते हैं, L स्क्वायर हो गया, और T के पावर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। और इसको हम बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब उसी तरीके से अगर हम आयतन की बात करें दोस्तों, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो मीटर × मीटर × मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर को डिनोट करने के लिए हम बताए थे कि L करते हैं, और ये मीटर का क्यूब है तो L का भी क्यूब करेंगे, और इसे बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, इसका जो है बीमा हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे
कैसे लिखेंगे दोस्तों, mLT लिख देंगे और t का पावर 3 है तो 3 लिख देंगे और t कुछ नहीं है, m भी कुछ नहीं है, तो ये सब 0 हो जाएगा और इसको हम बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सबसे पहले बीमा निकालने के लिए हमें जानना क्या क्या चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें तो इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले लेंथ जो है, लेंथ को अगर हम बात करें दोस्तों तो लेंथ को हम क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं और लेंथ को मीटर में जो मापते हैं, एल को हम एल से इसको प्रदर्शित करते हैं बीमा के रूप में, ठीक है। वही अगर हम बात करें टाइम को, यानी कि समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समय को हम क्या करते हैं, टाइम टी से क्या करते हैं, एस सेकंड में मापते हैं और इसको क्या करते हैं, टी से टी के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि मास जो होता है, मास को हम क्या करते हैं, केजी इसका संकेत होता है और एम के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। ये 3 को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सारे बीमा आप खुद से लिख सकते हैं, फार्मूला बस याद रहना चाहिए। फार्मूला का मतलब हो गया कि जैसे कि चाल है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है दोस्तों। और दूरी को हम किस में मापते हैं, समझिए, मीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं, तो समय को सेकंड में मापते हैं। अब सोचिए दोस्तों, मीटर के लिए हम क्या लेंगे, मीटर के लिए हम एल लेंगे, ठीक है। और सेकंड के लिए क्या लेंगे दोस्तों, तो सेकंड के लिए हम क्या लेंगे, अभी बताए थे कि टी लेंगे। अब सोचिए दोस्तों कि कोई भी यूनिट है, अगर नीचे दिया हुआ है, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो हम क्या लिखते हैं, टी के पावर -1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्स 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, m यहाँ पे कुछ नहीं है तो m को हम 0 लिख लेंगे और इसको हम बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, चाल का बीमा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए mL t का पावर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, चाल का बीमा हो गया। उम्मीद करते हैं इस तरह से आप बीमा को लिख सकते हैं। तो देखिए फिर देखिए क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, उसका क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन को हम किस में मापते हैं, तो सबसे पहले हम मीटर में मापते हैं। टाइम को किस में मापते हैं दोस्तों, तो टाइम को भी हम सेकंड में मापते हैं। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आया है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा, जिस तरह से हम चाल का निकाले थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्वरण है। तो त्वरण को क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी बटा टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी बटा क्या होता है, टाइम होता है। तो हम समझते हैं कि आखिर हम वेग है, वेग को हम यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं दोस्तों कि वेग का क्या आया था, हम ऐसे भी निकाल, अगर वेग आपका याद है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, अगर एल टी -1 होता है तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे LT -1। और टाइम का क्या होता है, तो टाइम का हम जानते हैं कि हम इसको t से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब LT -1 है और ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये t का पावर क्या हो जाएगा, t के पावर -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं LT के पावर -2 लिख सकते हैं। m यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों तो m को 0 लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि m का 0 हो जाएगा, l हो जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, त्वरण का यूनिट हो गया। उम्मीद करते हैं इस तरह से आप सारे डायमेंशन को आप निकाल पाएंगे। तो चलिए, और अगर आप नहीं निकालेंगे दोस्तों तो हर एक चैप्टर में, जैसे कि संवेग पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में क्या किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे इसको बीमा को निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप खुद से अब निकाल सकते होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं। आप देख लीजिए बारी बारी से, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। इस तरह से ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सब कुछ प्रमुख जो है दिया गया है बीमा, उसको क्या करना है, जो बीमीय सूत्र है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि अपेक्षिक घनत्व है, अपेक्षिक आर्द्रता है दोस्तों, या फिर घर्षण गुणांक है, आवर्धन क्षमता या विकृति है। ये जो है बीमाहीन मात्रक है दोस्तों, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है और ये ऑप्शन में देकर के आपको फंसा लिया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अपेक्षिक घनत्व हो, अपेक्षिक आर्द्रता हो, घर्षण गुणांक हो, आवर्धन क्षमता हो या फिर विकृति हो, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 10⁻⁻6 मीटर होती है और यहाँ पे 0.001 क्या होता है, मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे को ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि आखिर पारसेक खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष ये किस तरह का यूनिट है, ये चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो खगोलीय दूरियों का मापन किस तरीके से होता है, तो अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो निर्वात में एक वर्ष में
तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। सबसे पहले तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किस चीज़ का मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक होता है। तो ये क्या है दोस्तों, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। औपचारिक रूप का मतलब क्या है दोस्तों, औपचारिक रूप को हम कह सकते हैं कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः भी यहाँ पे कह सकते हैं। सामान्यतः जो खगोलीय दूरी को व्यक्त किया जाता है दोस्तों, वो प्रकाश वर्ष में ही प्रयोग किया जाता है, न मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष को। खगोलीय यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है दोस्तों, तो ये भी जो है दोस्तों एक दूरी का ही मात्रक है। क्या है, दूरी का मात्रक है। और ये किसके किसके बीच दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी को, बीच के मध्य दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻5 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पारसेक। पारसेक भी क्या है दोस्तों, तो ये जो है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या है दोस्तों, पारसेक है। ठीक है। और एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। ये पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या किया गया है, रिलेशन को दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर हम इस तीनों बात में अगर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, ये आप समझिएगा। जैसे कि अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ALP याद रखना है, ALP। ठीक है। ALP तो याद रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ठीक है। तो A से याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, L से याद रखना है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, और P से पारसेक याद रखना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आखिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम देख रहे हैं कि 1.496 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 6 के जगह पे 5 लिखना है, क्योंकि पॉइंट में जब 10 के पावर में इतना दिया हुआ रहता है दोस्तों, तो पॉइंट का उतना महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस याद रखने के लिए अगर ये आप ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद तीनों में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आराम से आप लिखिएगा। ठीक है। तो देखिए, अभी हम बता रहे थे क्या कि 1.45 ALP बताए थे, ALP। ठीक है। और इसका क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻ क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, इतना होता है। तो अब देखिए L जो है हमारा क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 49 है ना, तो उसको उल्टा करके क्या करना है, पॉइंट लगा के लिखना है। और ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए पारसेक है तो इसको क्या करना है कि लास्ट में यहाँ पे 5 लिखना है। तो 1 और 5 15 है, 15 को दुगना करके यानी 3.0 लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे हम 10 के पावर 11 लिए थे, यहाँ पे 10 के पावर 15 लेंगे, और यहाँ पे हम 10 के पावर 16 लेंगे। ठीक है। और ये सभी किस में होगा दोस्तों, तो ये सभी मीटर में होगा। और इसको अगर हमको किलोमीटर में लिखना होगा तो क्या करेंगे, पावर में 3 घटा देंगे, यानी कि अगर इसको किलोमीटर में लिखना है तो 1.496 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको लाइट ईयर को लिखना है तो 9.4 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 3 घटाएंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो समांगता का सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, प्रत्येक पद का जो है मात्रक और बीमा समान होता है। कैसे होता है, इसको अभी हम समझेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि मात्रक अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर हम जानते हैं कि इक्वेशन u + at होता है। तो ये समांगता का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि ये प्लस या माइनस का सिंबल जो है ये क्या करता है, टर्म को अलग करने का काम करता है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो एक ही टर्म में काउंट करते, लेकिन अगर जैसे ही प्लस या माइनस आ गया है तो हम उस टर्म को अलग अलग करेंगे। और समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि जब टर्म अलग अलग हो जाते हैं तो जो यूनिट, जो मात्रक हमारा ये u का होगा वही मात्रक हमारा at का होगा, और जो मात्रक हमारा, जो बीमा u का होगा वही बीमा क्या होगा, at का होगा।
जैसे देख लीजिए, जैसे अगर हम वेलोसिटी का एग्जांपल लिए हैं तो यहाँ पे इसका मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यू क्या है दोस्तों हमारा, दोस्तों यू जो होता है इनिशियल स्पीड होता है, ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टी क्या है टाइम है। तो यू हमारा इनिशियल स्पीड है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पीड है दोस्तों। स्पीड का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो हम यहाँ पे देख पाएँ ए टी का अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए टी को अगर सोल्व करेगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए, जैसे कि ए की एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो टी का होता है सेकेंड, ठीक है। तो टी का होता है सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एस से एक यूनिट कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड ही आ गया है। तो देखिए मात्रक क्या हो गया, समान हो गया तीनों का, ठीक है। उसी तरह से जब मात्रक समान हो गया दोस्तों, तो ऑटोमेटिक है कि बीमा भी उसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यही समांगता का सिद्धांत में यही कहता है दोस्तों कि जो है हमारा किसी भी टर्म जो है, अगर अलग अलग टर्म में उसको व्यक्त करते हैं, तो अलग अलग टर्म में व्यक्त करने का काम कौन करता है, प्लस या माइनस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि प्लस लिखा हुआ था, तो ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया। तो समांगता का सिद्धांत यही कहता है कि जब कोई भी टर्म अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका मात्रक या फिर उसके बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया है, ये और भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी क्या है, नियतांक है। ए और बी जो है कांस्टेंट दिया गया है। तो ए और बी की मात्रक और बीमा क्या होगी, ए और बी की मात्रक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बस हम इसे समझा देते हैं दोस्तों, बुक में तो बनाया हुआ है, बस इसको समझाते हैं कि ये कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे समझिए कि ये हमारा क्या है, ए जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और बी भी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम देखे हैं दोस्तों कि टर्म को अलग करने का काम अभी हम बताए हैं कि प्लस या माइनस करता है। तो सोचिए ये p प्लस ए और वाई भी स्क्वायर है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको उठाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू क्या होगा, ए वाई वी स्क्वायर होगा। क्योंकि अभी हम जाने हैं कि प्लस या माइनस क्या करता है, टर्म को अलग करता है। और जो टर्म को अलग करता है तो वो दोनों की मात्रक और बीमा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो p है वो इक्वल टू ए या वाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है, पी क्या है हमारा प्रेशर है, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि ए इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से ए को इस तरफ लाएंगे तो हम लिख सकते हैं पी वी स्क्वायर। और हमें पता है कि क्या होता है कि पी यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी यहाँ पे क्या है, समझिए पी जो दिया गया है वो क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, उस तरीके से अगर भी स्क्वायर क्या होता है उसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और नीचे में क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसको फिर मीटर क्यूब में करिएगा, इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आपको ए इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से केजी मीटर का 5s सेकेंड पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा है v माइनस बी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू बी लिख सकते हैं। और इसका जब डायमेंशन मीटर क्या होगा, इसका भी मात्रक और बीमा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोनों का, v और b का। तो फिर क्या करेंगे, जो v का जो हमारा मात्रक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो v का वॉल्यूम है, तो v वॉल्यूम है, तो देखिए मीटर का क्यूब होता है वॉल्यूम का, और b बराबर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। तो यही हमारा मीटर का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख सकते हैं। और इसको कैपिटल में डिनोट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि प्रदीप्त इकाई क्या है, तो प्रदीप्त इकाई बार बार आपसे पूछा लिया जाएगा कि प्रदीप्त इकाई का यूनिट क्या होता है। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि प्रदीप्त इकाई क्या होगा, प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या हो जाएगा। और दोनों अगर लक्स और न्यूमेन दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो आपको यहाँ पे समस्या बन सकता है और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे इसको बस याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर ये देखिए यहाँ पे एक प्रदीप्त जो है क्या है, छोटा बर्ड है, तो ये छोटा बर्ड ही इसका आंसर होगा। प्रदीप्त पुंज क्या है, ये बड़ा है, तो ल्यूमेन भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हमारा ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, 10 के विभिन्न घातों के पूर्ण वर्गनल उनके एवं संकेत। तो देखिए ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इसका एक जो है बहुत ही आसान तरीका ये याद रखना है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहले ये जानना है कि बहुत सा आसान जो है, जैसे कि किलो आपसे कभी पूछा जाएगा, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आपका गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमें
ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये जो भी यूनिट है हम याद किए थे वो माइनस में याद किए थे या प्लस में याद किए थे। तो माइनस और प्लस को याद करने के लिए एक तरीका क्या है दोस्तों कि जिसके लास्ट में ए लगा हुआ है वो सब प्लस में होगा। जैसे में एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब क्या है प्लस में है, ठीक है। और जिसके लास्ट में ओ लगा हुआ है वो माइनस में होगा। अभी हम बताए हैं किलो एक एक्सेप्शन में है, इसको में क्या है प्लस में ही है, लेकिन किलो हमें क्या याद नहीं रहता है और ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा इतना आसान। तो सबसे पहले लास्ट में देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, ये सब क्या है लास्ट में ओ है और ये सभी किस में होते हैं दोस्तों, तो ये नेगेटिव यूनिट है, ठीक है। ये सब में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि किस में माइनस और किस में प्लस होता है, ठीक है। तो जिसके लास्ट में ओ लगा हुआ है दोस्तों उसमें क्या होगा माइनस में होगा और जिसके लास्ट में ए लगा हुआ है वो क्या होगा प्लस में होगा। अब इसको कैसे याद रखना है, तो बस ऐसे याद रख लेना है, यहाँ से डेसी, सेंटी, मिली, तीन तीन को पढ़ना है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। अब देखिए डेसी से क्या है 10 के पावर 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है और उसके बाद फिर 3 बढ़ते जाना है, 6, फिर 9, फिर 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो इस तरीके से होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। उसी तरह से अगर ऊपर आइएगा तो ऊपर में देखिए क्या होगा, यहाँ से आइए यहाँ से आइए, कह रहा है कि यहाँ से डेसी, फिर डेका है, हेक्टो है, किलो है, मेगा है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -1, फिर +1, फिर डेसी यहाँ पे नहीं लेना है दोस्तों, डेका से शुरू करना है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेका से क्या हो जाएगा 1 2 3 चलेगा, फिर 3 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है। और एक माइनस प्लस का कन्फ्यूजन तो आपको बता ही दिए हैं कि जिसके लास्ट में ए होगा वो प्लस में होगा, जिसके लास्ट में ओ होगा वो क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है दोस्तों हेक्टो और किलो क्या है एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो किलो तो आपको याद ही रहता है और डेका, हेक्टो, किलो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या होगा प्लस में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए तो उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते थे दोस्तों ये सभी को करवा दिया गया है। और अगर आपको बता दें कि इसमें जो भी बीमा दोस्तों आपको नहीं करवाया गया है वो प्रत्येक चैप्टर में, जैसे कि अगर हम बल आघूर्ण है तो बल आघूर्ण के चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके यूनिट और बीमा को वहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा और आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रोसेस बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसी तरह से पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो यहाँ से कोई भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।